हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन हैं। आज की वीडियो का शुरुआत हम जय मां सरस्वती जी का नाम लेकर शुरू करते हैं और बिना देरी के हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तय वर्ग का उच्चारण स्थान बताना है। आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको सभी वर्णों के उच्चारण स्थान याद करवाने वाली हूँ, जिसको ट्रिक के माध्यम से मैं याद करवाऊंगी। जैसे सबसे पहले क्या आता है, हमारा कै वर्ग आता है। इसके लिए कौन सी ट्रिक होती है? अकुह विसर्ग। कौन सी? अकुह विसर्ग क्या है? इसकी ट्रिक होती है अकुह विसर्ग। अकुह विसर्ग में ये किसकी होगी? अकुह विसर्ग कंठ है। सबसे पहले हमारे क्या आता है? कंठ आता है। क्या आता है? कंठ क्या है? सबसे पहले आता है। कंठ के बाद तालु आता है। तालु के बाद मूर्धा आता है। मूर्धा के बाद दंत। दंत के बाद में ओष्ठ। तो सबसे पहले हम कंठ के उच्चारण स्थान देखने वाले हैं, कौन कौन से हैं। अब देखो इसमें क्या हो गया। अब इसमें ए है, ए को निकाल के देखो। ए दोनों के है। ए और आ का उच्चारण स्थान क्या होता है? ए और आ का उच्चारण स्थान भी कहाँ से होता है? कंठ से होता है। इसके बाद में कु को क्या पढ़ेंगे? कवर्ग। क्या पढ़ने वाले हैं? कवर्ग। कवर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? 5 वर्ण आते हैं। और कौन कौन से आते हैं? क ख ग घ ड़, ये पांचों वर्ण हो गए। और एक है का भी पूछ ले उच्चारण स्थान कौन सा होता है, तो कंठ होता है। और कंठ के बाद में विसर्ग यानी अयोग वर्ण होता है जो हमारा, इसका भी विसर्ग का भी उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? कंठ से होता है। यानी कंठ के उच्चारण स्थान की याद करने की ट्रिक क्या है? अकुह विसर्ग क्या है? कंठ के उच्चारण स्थान याद करने की ट्रिक है ए, यानी आ और आ का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? कंठ से। और कै वर्ग पूरे का पूरा का उच्चारण स्थान भी कंठ से होता है। अगर क्वेश्चन में ऐसे आ जाए ख वर्ग का उच्चारण स्थान बताइए, तो हमें दिमाग में आना चाहिए कि अकुह विसर्ग हमने ट्रिक पढ़ी थी और कै वर्ग पूरे का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? कंठ से होता है। तो ख का एकदम से हमारे दिमाग में आना चाहिए, कंठ होना चाहिए। और है का भी उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? कंठ से होता है। और विसर्ग का भी उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? कंठ से होता है। अब इसके बाद में दोस्तों क्या आता है? तालु आता है हमारा। इसके बाद में हमारा कौन सा आता है? तालु आता है। और तालु का उच्चारण स्थान पूछ ले, तालु का उच्चारण स्थान पूछ ले तो कौन सा होता है? इचु यस क्या है इसका? इसकी ट्रिक होती है इचु यस। इचु यस क्या होती है? इसकी ट्रिक होती है ई को निकालो यहाँ से। ई दोनों प्रकार की ई का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? दोनों की दोनों हमारे तालु से क्या है? इनका उच्चारण स्थान होता है। फिर इसके बाद में क्या आ गया हमारा? च आ गया। तो च वर्ग का भी उच्चारण स्थान पूछ ले तो कहाँ से होता है? तालु से होता है। और च वर्ग के बाद में यह आ गया। यह का उच्चारण स्थान पूछ ले तो कहाँ से होता है? कै का भी हमारा तालु से होता है। और ये दुए वाला से यानी जिसे तालव्य सकार बोलते हैं, इसका उच्चारण स्थान भी हमारा कहाँ से होता है? इसका भी हमारा उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तालु से होता है। कौन कौन से होगी हमारी? अब यहाँ पे देखो, दोनों प्रकार की ई का भी उच्चारण स्थान कहाँ से हो गया? तालु से हो गया। और च वर्ग का भी उच्चारण स्थान कहाँ से हो गया? तालु से हो गया। य का भी उच्चारण स्थान तालु से और स का भी उच्चारण स्थान तालु से हो गया। इचु यस क्या है? इसकी ट्रिक है, दोबारा बोलो, इचु यस। इचु यस यानी तालु। तालु से बोले जाने वाले वर्ण की ट्रिक क्या होगी? इचु यस। इचु यस, दोबारा बोलो, इचु यस। ई से हमारे क्या हो गए? दोनों प्रकार की ई हो गई। चू से क्या हो गया? च वर्ग हो गया। य से क्या हो गया? य। और स से क्या हो गया? दुए वाला से, जिसे हम तालव्य सकार बोलते हैं। तालु के बाद हमारा कौन सा आता है? मूर्धा आता है। कौन सा आता है? मूर्धा। कौन सा आता है? मूर्धा। अब मूर्धा के जितने भी मूर्धा से वर्ण बोले जाते हैं, उनको याद करने की ट्रिक क्या होती है? उनको याद करने की ट्रिक है हमारी ऋतु रस। क्या है? ऋतु रस। ऋतु रस। ऋतु रस क्या है? इसको याद करने की ट्रिक रहने वाली है। तो इसमें से क्या है? सबसे पहले री निकालो। क्या निकालो? री। री का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है हमारा? मूर्धा से होता है। और उसके बाद में क्या हो गया? टै वर्ग। टै वर्ग पूरे का पूरे का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? टै वर्ग का मूर्धा से होता है। रै भी कहाँ से बोला जाता है? रै भी मूर्धा से बोला जाता है। रै का भी हो गया। और ये क्या है? स षटकोण वाले स का भी उच्चारण स्थान है मूर्धा से होता है। कौन कौन से हो गए? मूर्धा की याद करने की ट्रिक कौन सी होगी? ऋतु रस। कौन सी होगी? ऋतु रस। री से क्या हो गया? री। ऋषि का उच्चारण स्थान पूछ ले तो कहाँ से होता है? मूर्धा से होता है। टै वर्ग पूरे का पूरा जो पांचों वर्ण आते हैं टै वर्ग में, उनका उच्चारण स्थान भी कहाँ से होता है? हमारा मूर्धा से होता है।
है। रै का पूछ ले तो कहाँ से होता है, मूर्धा से। और सह षटकोण का भी उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, मूर्धा से होता है। इसके बाद में हमारे कौन से आते हैं, दंत। दंत से जितने भी बोले जाते हैं उनको याद करने की ट्रिक कौन सी रहने वाली है, इनको याद करने की क्या है, तुलस। क्या रहने वाली है, तुलस। अब इनको याद कैसे करेंगे, अब तय, तू से क्या हो जाए, तय वर्ग। जितने भी तवर्ग यानी तय वर्ण में 5 वर्ण आते हैं उनका उच्चारण स्थान कहाँ से हो जाएगा, हमारा दंत से हो जाएगा। दंत के बाद में ल, ल का भी उच्चारण स्थान कहाँ से हो जाएगा, दंत से हो जाएगा। और इसके बाद में सह लेट का भी उच्चारण स्थान कहाँ से हो जाएगा, ये दंत्य सकार रहने वाला है। दंत से बोले जाने वालों की ट्रिक कौन सी होगी, तुलस। तुलस में कौन से आगे, तू से क्या हो गया, तवर्ग। ल से क्या हो गया, ल का उच्चारण स्थान दंत हो गया। और सह लेट वाले का उच्चारण स्थान भी कहाँ से हो गया, दंत से हो गया। तो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है त्वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो त्वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा हो गया, हमारे त्वर्ग पूरे का पूरा कहाँ से बोला जाता है, हमारा पूरा का पूरा त्वर्ग हमारा दंत से बोला जाता है। तो इसका बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी, तुलस इसकी ट्रिक रहने वाली है। इसके बाद में ओष्ठ यानी होठों से जो कौन से उच्चारण स्थान ज्यादातर होते हैं, ओष्ठ। ओष्ठ से हमारे होते हैं, इनको याद करने की ट्रिक दोस्तों कौन सी रहने वाली है, इसको याद, उपू। कौन सी, उपू। ऊ से हमारा क्या हो जाएगा, दोनों प्रकार के ऊ का उच्चारण स्थान भी कहाँ से होता है, दोनों प्रकार के ऊ का उच्चारण स्थान हमारे ओष्ठ से होता है। और एक पै वर्ग का भी उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, हमारा पै वर्ग का उच्चारण स्थान भी हमारा ओष्ठ से होता है। इसके बाद बच गए हमारे कौन कौन से बच गए, हमारे ए और ये ऐ का उच्चारण स्थान बच गया। और इसके बाद में ओ और औ का उच्चारण स्थान बच गया। इनका पूछ ले उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, ये ए है ना, इसका ये किन योग से, दो स्वरों के योग से बना हुआ है। कौन कौन से स्वर मिले हुए हैं इसके अंदर, ये इसमें आई बोलते हैं इसे, ए प्लस में ई क्या है, ये इसके योग से मिलकर बना हुआ है। किसे, तो ए का हमने पढ़ा था, कंठ की कौन सी ट्रिक होगी, अकुह विसर्ग। तो ए का उच्चारण स्थान कौन सा हो गया, कंठ। और हमने तालु की कौन सी पढ़ी थी, इचु यस। इचु यस में ई आता है, तो इसका दोनों क्या हो गए, कंठ और ओष्ठ से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं, ये दोनों क्या है, सॉरी दोस्तों, इसमें क्या है, ई छोटी आएगी, इसमें क्या है, हमारी बड़ी ई आने वाली है। कौन सी, और इसका उच्चारण स्थान इसका किस वर्णों से मिलकर बना हुआ है, ये ए प्लस में बड़ी ई से मिलकर बना हुआ है। तो इनका उच्चारण स्थान क्या हो गया, कंठ और तालु, इनका क्या हो गया, दोनों का उच्चारण स्थान हो गया। इनका क्या है, दो दो कंठ उच्चारण यानी दो दो उच्चारण स्थान रहने वाले हैं। इसके बाद में ए और औ का, इसके बाद ओ और औ का उच्चारण स्थान पूछ ले तो हमारा कौन सा रहने वाला है, ये किसके योग से मिलकर बना हुआ है, ये हमारा औ बोलते हैं, इसको ओ बोलते हैं। तो ए प्लस में ऊ से क्या है, इसका दो स्वरों के योग से क्या है, ओ बनता है। और औ पूछ ले ये किससे मिलकर बना हुआ है, ए प्लस में बड़ा ऊ से मिलकर बना हुआ है। ए का उच्चारण स्थान अभी पढ़ के है, कंठ होता है। और ऊ की हमने कौन सी ट्रिक पढ़ी थी, ऊ की हमने उपू पढ़ी थी। तो ऊ का उच्चारण स्थान कौन सा हो गया, ओष्ठ हो गया। तो ये क्या है, कंठ क्या हो गया, कंठ और ओष्ठ से बोले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पै वर्ग का उच्चारण स्थान, हमने पै वर्ग के लिए कौन सी ट्रिक पढ़ी थी, हमने पै वर्ग के लिए हमने कौन सी ट्रिक पढ़ी थी, उपू पढ़ी थी। पै वर्ग कहाँ से होता है, उपू यानी ओष्ठ से उच्चारण स्थान क्या है इसका होता है। तो इसका सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चै वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, चै वर्ग का उच्चारण स्थान इचु यस तालु, इचु यस तालु, इसकी हमने क्या है ट्रिक पढ़ के आए हैं। तो चै वर्ग का उच्चारण स्थान क्या से होता है, तालु से होता है। ए इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्णमाला। वर्ण शब्द क्या है, दो शब्दों के मेल से मिलकर बना हुआ है। किन शब्दों के मेल से मिलकर बना हुआ है, दो शब्दों के, वर्ण प्लस में माला। यानी माला का अर्थ क्या हो गया, समूह है। यानी वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। और वर्ण किसे कहते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, हम वर्ण कहते हैं। या वह छोटे से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े ना हो उसके, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। जैसे ये क्या है,
क, ये क्या है, हमारा वर्ण हो गया, इसके और टुकड़े नहीं हो सकते हैं। अगर इसके अंदर हम क्या है ए को ऐड कर देते हैं और तो ये बन गया हमारा कै बन गया, क्या बन गया, कै बन गया। तो ये क्या हो गया हमारा अक्षर बन गया है, क्या बन गया, ये अक्षर। अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं कमल, तो ये किसके नाम, ये क्या बन गया हमारा शब्द बन गया है, क्या बन गया है, शब्द। वर्ण क्या होता है, जिसमें वो अकेला ही वर्ण होता है, जिसके और टुकड़े न हो सके, उसे वर्ण कहते हैं। ये भाषा की सबसे छोटी या न्यून इकाई होती है। और ये क्या होता है, ये अक्षर कहलाता है। जब ये पूरा शब्द हम ऐसे कै मैल जोड़कर लिख दे पूरा, तो ये क्या बन गया हमारा शब्द बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्षय त्रय ये तीनों कौन सा व्यंजन है, ये कौन से व्यंजन रहने वाले हैं, हमारे संयुक्त व्यंजन रहने वाले हैं। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हमसे ऊष्म व्यंजन पूछ ले, ऊष्म व्यंजन हमारे कौन से रहने वाले हैं, श, तीनों प्रकार के श हो गए हमारे, और एक है क्या है, हमारे ऊष्म व्यंजन रहने वाले हैं। वह ध्वनि, पहले ऊष्म व्यंजन कहते किसे हैं, वह ध्वनि जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुख से गर्म हवा निकले, तो वो कौन से होते हैं, ऊष्म व्यंजन होते हैं। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं, ऊष्म व्यंजन हमारे 4 होते हैं। और कौन कौन से होते हैं, श, तीनों प्रकार के, और एक है हो गया। इसके बाद भी अगर हमसे ये पूछ ले कि अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन उन्हें कहते हैं ये स्पर्श व्यंजन और ऊष्म व्यंजन के बीच में क्या है, स्थित होते हैं। अंतस्थ व्यंजन क्या है, ये स्पर्श व्यंजन और ऊष्म व्यंजन के बीच में स्थित होते हैं, इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये अंतस्थ व्यंजन भी कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, य, र, ल और व। अगर ये पूछ ले कि अंतस्थ व्यंजन कौन से, अंतस्थ व्यंजन, इसको बीच में से काट कर देखो, अंत, अंत यानी बीच में, स्त माने स्थित है, जो बीच में स्थित है, किन के, जो स्पर्श और ऊष्म व्यंजन के बीच में स्थित है, उन्हें कौन से व्यंजन कहते हैं, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और ये कितने होते हैं संख्या में, ये 4 होते हैं। ऊष्म व्यंजन भी हमारे 4 होते हैं और संयुक्त व्यंजन भी 4 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक कौन सा शब्द है। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इतिहास या उत्पत्ति या उद्गम के आधार पर पूछ ले तो शब्द कितने प्रकार के होते हैं, शब्द हमारे 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार कौन कौन से रहने वाले हैं, नंबर 1 पे कौन सा हो गया, तत्सम हो गया, नंबर 2 पे कौन सा हो गया, तद्भव हो गया, नंबर 3 पे कौन सा हो गया, देशज हो गया, नंबर 4 पे कौन सा हो गया, विदेशज हो गया, और नंबर 5 पे पूछ ले तो कौन सा हो गया, संकर। कौन सा हो गया, संकर। ये 5वें नंबर का रहने वाला। पहले नंबर पर कौन सा हो गया, तत्सम, ये किसके आधार पर है, इतिहास या उत्पत्ति के आधार पर रहने वाले हैं। दूसरे नंबर पर तद्भव हो गया, तीसरे पे देशज हो गया, और चौथे नंबर पर विदेशज हो गया, और 5वें नंबर पर कौन सा हो गया, संकर शब्द हो गया। अब पुस्तक शब्द का पूछना है। अब तत्सम शब्द किसे कहते हैं, अब तत्सम ये क्या है, 2 शब्दों के मेल से मिलकर बना हुआ है। तत् प्लस में सम, ये 2 शब्दों के मेल से मिलकर बना हुआ है। तत् मतलब उसके, यानी उसके, सम मतलब समान, किसके, तत् का मतलब उसके तथा सम का मतलब उसके समान, यानी संस्कृत के ऐसे शब्द जो तो संस्कृत के हैं उनका ज्यों का त्यों प्रयोग हम हिंदी में करते हैं, उनका उन्हें क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कि मक्षिका हो गया, मक्षिका मक्खी कहते हैं, सूर्य हिंदी में क्या है, सूरज कहते हैं, और संस्कृत का वर्ड कौन सा हो गया, सूर्य। जैसे धरित्री, ये क्या हो गया, धरती को कहते हैं संस्कृत में। दुग्ध, दूध को कहते हैं दुग्ध। ये कौन से हो गए, ये तत्सम शब्द हो गए। अब पुस्तक का पूछा है हमसे, पुस्तक कौन सा शब्द है, पुस्तक हमारा तत्सम शब्द रहने वाला है। कैसा शब्द है, तत्सम शब्द रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आग कौन सा शब्द है, आग क्या दोस्तों, तद्भव शब्द रहने वाला है हमारा। कौन सा, अगर ये तत्सम पूछता आग का क्या बनता है, तो आग का क्या बनता है, अग्नि बनता है। कौन सा बनता है, अग्नि तत्सम शब्द है। लेकिन आग क्या हो गया, आग हमारा क्या हो गया, तद्भव। अब तद्भव शब्द कहते किसे हैं, तद्भव शब्द यानी उससे, ये क्या है, तत् प्लस में इसके क्या संधि विच्छेद होगा, तत् प्लस में भव, यानी उससे क्या हो गया, उससे उत्पन्न,
क्या हो गया, भव से क्या हो गया, उत्पन्न, ये इसका संधि विच्छेद होता है। अब तद्भव की डेफिनेशन सुनो। जो शब्द संस्कृत से विकृत होकर यानी परिवर्तन या बदल कर हिंदी में आए हैं उन्हें क्या कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे संस्कृत में सबसे पहले हम क्या कहते थे, इसे अग्नि बोला जाता था। क्या बोला जाता था, अग्नि बोला जाता था। लेकिन अग्नि से विकृत होकर यानी परिवर्तन होकर क्या आ गया है, आग आ गया है। क्या आ गया, आग। ये कौन सा हो गया है, ये तद्भव शब्द हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी कौन सा शब्द है। अगर पृथ्वी पूछे है अब कौन सा शब्द है, तो पृथ्वी हमारा तत्सम शब्द रहने वाला है। कौन सा, तत्सम शब्द रहने वाला है। अगर तद्भव पूछ ले तो ये कौन सा हो जाएगा, धरती। क्या हो जाएगा, धरती। क्या है, तद्भव शब्द रहने वाला है। पृथ्वी को और भी कहते हैं संस्कृत में धरित्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, धरित्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेबुल कौन सा शब्द है। टेबुल कौन सा शब्द है, तो टेबुल हमारा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विदेशज। क्या हो जाएगा, विदेशज। अब विदेशज और देशज शब्द कहते किसे हैं ये समझते हैं। सबसे पहले देशज शब्द को समझते हैं। क्या है, देशज शब्द को समझते हैं। इसका संधि विच्छेद करो, देश प्लस में जय। क्या बन गया, देश प्लस में जय। इसका क्या हो गया, देश में, और जय का मतलब होता है उत्पन्न। क्या होता है, उत्पन्न। जो देश में उत्पन्न हुआ है यानी जिन शब्दों की उत्पत्ति किसी भाषा से नहीं हुई है अपितु क्षेत्रीय प्रभाव के कारण क्या है, प्रचलन में आ गया, उन्हें क्या देशज या देशी शब्द कहते हैं। जैसे लुटिया हो गई, खिचड़ी हो गई, खिड़की हो गई, ईंट हो गई, पगड़ी हो गई, रोटी हो गई, ये क्या है, देशज शब्द हैं। और विदेशज, और विदेशज शब्द क्या है, विदेश। जय माने उत्पन्न, जो विदेश में उत्पन्न हुए हैं। कौन से, जो विदेश में उत्पन्न हुए हैं। जो शब्द विदेशी भाषाओं से आए हैं वे विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे किताब हमारा शब्द है, ये किताब क्या है, अरबी भाषा का शब्द रहने वाला है। किस भाषा का, अरबी भाषा का शब्द है, ये विदेशी शब्द हो जाएगा। स्कूल, कॉलेज, बस, कनेक्टर, ये सभी के सभी क्या है, विदेशी शब्द रहने वाले हैं। अब टेबुल का पूछा है तो ये विदेशी शब्द रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाक कौन सा शब्द है। अब ये दोस्तों क्या, रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 3। कौन कौन से होते हैं, रूढ़ शब्द होते हैं। दूसरे नंबर पर कौन से होते हैं, यौगिक होते हैं। दूसरे नंबर पर कौन से होते हैं, यौगिक। और तीसरे नंबर पर कौन सा होता है, योग रूढ़ होता है। रूढ़ शब्द को क्या है, मूल शब्द भी कहते हैं। कौन सा कहते हैं, मूल शब्द भी कहते हैं। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, जिन शब्दों का निर्माण अन्य शब्दों से नहीं हुआ है तथा जिनके सार्थक खंड नहीं हो सकते उन्हें क्या कहते हैं, रूढ़ या मूल शब्द कहते हैं। जैसे लड़का है, क्या हम इसके कोई खंड कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, लड़ प्लस में का, क्या इनका कोई अर्थ निकल रहा है, कोई अर्थ नहीं निकल रहा। जैसे पंखा है, मैं इसको लिख दिया, इसका कोई सार्थक अर्थ निकल रहा है, कुछ नहीं निकल रहा, तो इसके टुकड़े नहीं हो सकते। वो कौन से शब्द होते हैं, ये हमारे रूढ़ शब्द होते हैं। अब नाक शब्द है, अब नाक शब्द को आप देख लीजिए, क्या इसके टुकड़े हो रहे हैं, तो नहीं हो रहे, तो ये कौन सा हो जाएगा, हमारा रूढ़ शब्द हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, रूढ़ शब्द हो जाएगा। यौगिक शब्द किसने कहते हैं, जो शब्द 2 रूढ़ शब्दों के योग से बनते हैं, यानी रूढ़ प्लस रूढ़ से मिलकर जो शब्द बनते हैं उन्हें कौन से कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे रसोई घर, जैसे क्या हो गया, रसोई घर, ये क्या है, ये भी रूढ़ है, ये भी रूढ़ है। इनके टुकड़े अलग अलग करने पर कुछ सार्थक अर्थ नहीं निकलता, लेकिन ये दोनों इकट्ठे, यानी ये क्या है, अकेला रसोई। रसोई से तो हम समझ जाते हैं, घर भी क्या है, इससे भी समझ जाते हैं, दोनों अलग अलग रूढ़ शब्द हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, यौगिक शब्द हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूल कौन सी संज्ञा है। फूल के बारे में पूछ रखा है, तो फूल हमारी क्या है, जातिवाचक संज्ञा रहने वाली है। कौन सी, जातिवाचक। फूल ये तो नहीं कोई प्रॉपर नाम दे रखा है, भी गुलाब का फूल है, गुलाब में भी क्या बहुत सारी प्रजातियां होती है, या गेंदे का फूल, किसी प्रकार का नाम नहीं दिया, सिर्फ फूल के बारे में पूछा है। तो फूल क्या होती है, एक जातिवाचक संज्ञा होती है। अगर एक का नाम प्रॉपर देखकर पूछता कि इसमें कौन सी संज्ञा है, जैसे आप ऐसे समझो कि आप, हम क्या है, लड़कियां क्या है, पूरा एक ग्रुप हो गया, अब सभी लड़कियों के लिए बोला जा रहा है। अगर यहाँ पे किसी का नाम दे दे, जैसे सीता का नाम दे दिया, तो ये क्या होगी, ये तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। लेकिन लड़कियां अकेले सारों के बारे में पूछा है, तो यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमानदारी कौन सी संज्ञा है। तो ईमानदारी क्या है, यहाँ पे ना तो किसी व्यक्ति के बारे में पूछा, ना है इकट्ठे किसी समूह के बारे में पूछा। यहाँ ईमानदारी क्या है, यहाँ पर भाव के बारे में बात हो रही है, तो ये कौन सी हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा
हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबोदर कौन सा शब्द है? मैंने रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद बताए थे, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। लेकिन लंबोदर में दोस्तों कौन सा शब्द है? तो योग रूढ़ के बारे में पढ़ेंगे हम। किसके बारे में पढ़ेंगे? हमें योग रूढ़ के बारे में पढ़ते हैं। योग रूढ़ शब्द किन्हें कहते हैं? जिन शब्दों का अर्थ किसी तीसरे अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो जाता है उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे यही एग्जाम्पल ले लेते हैं, लंबोदर यानी किसी तीसरे के लिए प्रसिद्ध हो जाता है। इसका हम विच्छेद करते हैं तो क्या होता है? लंबा है उदर जिनका, उदर का मतलब होता है पेट, यानी लंबा पेट किनका है? हम गणेश जी को बोलते हैं, तो ये तीसरे के लिए प्रसिद्ध है ये वर्ड। ये नहीं कि हम हर एक के लिए बोल देंगे लंबोदर, लेकिन ये सिर्फ गणेश जी के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? हमारा योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। बहुब्रीहि समास के जितने भी उदाहरण यानी एग्जाम्पल बनेंगे वो सारे के सारे हमारे योग रूढ़ में आते हैं। उसी प्रकार जैसे हम पढ़ते हैं आशुतोष, कौन सा पढ़ते हैं? आशुतोष। आशुतोष का मतलब क्या होता है? जल्दी खुश होने वाला। कौन है? भगवान शिव है, ये भगवान शिव के लिए प्रसिद्ध है। तो आशुतोष कौन सा शब्द हो जाएगा? हमारा योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोना कौन सी संज्ञा है? तो सोना कौन सी संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं कौन सा पुरुष है? ये सर्वनाम से संबंधित क्या है? क्वेश्चन रहने वाला है सर्वनाम। क्या है? सर्वनाम। सर्व का मतलब हो गया सभी, नाम मतलब सभी के नाम, सब का नाम। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेद पूछ ले तो कितने रहने वाले हैं? अगर सर्वनाम के भेद पूछ ले तो मुख्य भेद हमारे 6 हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में देखते हैं। जो सर्वनाम पुरुषों के नाम के बदले आते हैं उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम भी कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से प्रकार का होता है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और तीसरा कौन सा होता है? अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष सर्वनाम में कौन कौन से आते हैं? जो वक्ता यानी जो सर्वनाम वक्ता के नाम के बदले प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम क्या है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। किसे कहते हैं? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब उत्तम में देखते हैं कौन कौन से, जैसे मैं, मेरा, मुझे, मुझसे, हम, हमने, क्या ये सभी के सभी क्या है? इसमें आने वाले हैं। तो मैं हमारा किस में आ रहा है? उत्तम पुरुष में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मध्यम पुरुष में जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता श्रोता के लिए यानी दूसरे के लिए वक्ता श्रोता के लिए प्रयोग करता है उसे मध्यम सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू, तुम, तुमने, तुमको, तूने। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता और श्रोता किसी अन्य तीसरे के लिए प्रयोग करते हैं उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद। गुड बाय।